हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुरु टेहंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन ब्रोस में। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप का पार्ट नंबर 2। आई होप आपको पार्ट नंबर 1 पसंद आया होगा, तो सीधे आप इस वीडियो को चालू करते हैं। तो जो पहला टॉपिक हमारे सामने आता है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम। तो जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा यार, हम देखेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी टाइम के साथ कैसे क्या चेंजेस आए, अलग अलग टाइम पीरियड पर कैसी कैसी अलग अलग चीज़ें चल रही थी, पूरा हम उसमें देखने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं भाई हमारे इन्वायरमेंट के एडेप्शन की, एडजस्टमेंट की और मॉडिफिकेशन की, तो ये कैसे चालू हुआ है यार, जब हमारे ह्यूमन बींग्स का अपियरेंस हुआ इस अर्थ पर और हमने डिफरेंट इकोलॉजिकल नीशेस पर काम किया, उनको देखा, पूरा समझा, तो ऐसे करके एडॉप्शन, एडजस्टमेंट और मॉडिफिकेशन का काम चालू हुआ। मतलब मेनली इसका अपीयरेंस हुआ था ह्यूमन बींग जब अर्थ पर आए थे, उससे बाद से चालू हो गया था। हर लोग अलग अलग इकोलॉजिकल प्लेसेस पे थे, तो हर जगह अलग अलग तरीके से काम चल रहा था। जिस इंसान को जिस तरीके से चीज़ें समझ में आ रही थी, उस हिसाब से वो अपनी पूरी अप्रोचेस बना रहा था। तो ये हमें सबसे पहले देखने को मिलता है। तो मतलब अगर हम ये इमेजिन करें कि ह्यूमन ज्योग्राफी की बिगनिंग कब हुई, मतलब इन्वायरमेंट और ह्यूमन बीइंग का इंटरेक्शन कब हुआ, तो इसमें तो हमें बहुत पहले हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। मतलब जो ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये बहुत समय से अस्थायी रूप से आगे बढ़ती जा रही हैं। मतलब कभी चेंजेस होते रहे बीच में, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ हो गई पास्ट में वही आगे बढ़ती जा रही है। ह्यूमन ज्योग्राफी पास्ट से चालू हुई, बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारी नई नई अप्रोचेस आई, नए नए लोगों को कंडीशन मिली, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिला, तो बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले। तो ऐसा स्टार्टिंग आता है हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी का। इसके बाद भाई अगर हम बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो यहाँ पर बहुत सारी अप्रोचेस, हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, लोगों को अलग अलग नज़रिया देखने को मिलते हैं। तो हमें समझ में आता है कि कितना वाइब्रेंट नेचर है हमारे इस डिसिप्लिन का। ह्यूमन ज्योग्राफी का एक वाइब्रेंट नेचर हमको देखने को मिलता है। पहले क्या होता था, अगर हम बहुत पहले की बात करते हैं तो सोसाइटी तो पहले ही बहुत सारी थी भाई। ऐसा नहीं था कि अर्थ में एक ही जगह है जहाँ पर सब रह रहे हैं, सब अलग अलग जगह रह रहे थे, लेकिन इंटरेक्शन बहुत कम होता था, नॉलेज नहीं था। आज जैसा नहीं है कि यार आपने एक टिकट कटाई तो अमेरिका से इंडिया आ गए, इंडिया से अमेरिका चले गए, पहले ऐसा नहीं होता था। तो पहले नॉलेज बहुत ही लिमिटेड था। जो ट्रेवलर होते थे, एक्सप्लोरर्स होते थे, उन्हीं से पूरा हमें नॉलेज मिलता था। वो जहाँ घूम कर आते थे तो पूरा बताते थे वो एरिया कैसा, वहाँ क्या है। उसका नेविगेशनल स्किल्स भी नहीं थी। तब कोई भी वोएज हो रहा है, अगर आपको कोई यात्रा करना है कहीं का, तो बहुत रिस्की होता था, बहुत डेंजरस होता था वो। तो पहले कोई भी ऐसी फैसिलिटी, टेक्नोलॉजी उस समय नहीं हुआ करती थी। आजकल तो मैप होते हैं, आजकल तो इतनी चीज़ें आ गई, क्या बोले। तो पूरा ये हुआ। लेकिन अगर फिर हम बात करते हैं लेट 15वीं सेंचुरी की, तो भाई यूरोप में बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए एक्सप्लोरेशन के, वहाँ से चीज़ें चालू हुई। वहाँ से स्लोली स्लोली जितनी मिथ और मिस्ट्रीज होती थी किसी पर्टिकुलर एरिया को रिलेटेड, वो ओपन अप होना चालू हुई। मतलब पहले बोलते ना कि आपको किसी एरिया के बारे में पता नहीं था, मन से लगा लेते थे कि अरे ऐसा होगा, उधर ऐसा होगा। धीरे धीरे पूरे मिथ मिस्ट्रीज हमको पता चलने लगी थी, ओपन अप होना चालू हो गई थी। उसके कॉलोनियल पीरियड से और चीज़ें चेंज हुई भाई। इसने तो पूरा आगे बढ़ा दिया इन चीज़ों को, एक्सप्लोरेशन को। तो ये पूरा वहाँ पर हमें नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो मेनली कॉलोनियल पीरियड से अब क्या हुआ भाई, लोग दूसरे दूसरे एरिया जाते थे, वहाँ के बारे में जानते थे। अब रिसोर्सेज ऑब्टेन करने के लिए भी ये चीज़ें आ रही थी। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन निकालना है तो वो भी ऐसे करके निकलने लगी थी। तो कॉलोनियल पीरियड से एकदम हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब आपकी बुक का कहना है भाई हमने आपको ये सब समझाया, तो हमें आपको एकदम इन डेप्थ हिस्टोरिकल अकाउंट नहीं देना है, लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई जो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का प्रोसेस है, एक स्टीडी डेवलपमेंट हुआ है, धीरे धीरे हम आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि कभी बीच में पॉज आ गया या पहले से एक कुछ बन गया, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे समय के साथ चीज़ें बढ़ती गई, इवॉल्व होता गया ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि जब चीज़ें डेवलप होती हैं, जब नॉलेज बढ़ता है ना, तो किसी भी चीज़ की बहुत सारी सब फील्ड्स आने लगती हैं। पहले आप किसी एक चीज़ पर काम करते हो, फिर आपको चलता है इस चीज़ के अंदर तो बहुत सारी और चीज़ें हैं, तो आप सब फील्ड बनाने लगते हैं। तो टेबल 1.1 में हम यही देखते हैं कि कैसी सब फील्ड्स हमें देखने को मिलती हैं। तो इसको आपको समझाऊं इससे पहले आपको बता देता हूं कि भाई पहला हमारा आता है, आप देखिए टेबल 1.1 ब्रॉड स्टेजेस एंड थ्रस्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो हम देखेंगे भाई कैसे पीरियड में कैसी अप्रोचेस आ रही थी। भाई ये पीरियड चल रहा था ज्योग्राफी के, ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए कौन कौन सी अप्रोचेस अपनाई गई, फिर उस समय क्या क्या मेन फीचर होते थे, कैसी चीज़ों पर लोग ज़्यादा ध्यान देते थे। तो अगर हम बात करते हैं अर्ली कॉलोनियल पीरियड की, तो इस समय कौन सी अप्रोचेस होती थी, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। मतलब मेनली इस समय भाई इंपीरियलिज्म और ट्रेड का चल रहा था, तो यही चीज़ें मेनली हमें पूरा डिस्कवरी करवाती थी, न्यू एरियाज का एक्सप्लोरेशन होता था। उस समय जो इंसाइक्लोपीडियक डिस्क्रिप्शन होती थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती थी। मतलब भाई हमें जितनी भी इंसाइक्लोपीडियक डिस्क्रिप्शन है, ये एक ज्योग्राफर का अकाउंट बनती थी, बस इतने ही में सीमित हो जाते थे, ज़्यादा नहीं होता था। मतलब इंपीरियर और ट्रेड ने उस समय में बहुत एक हेल्प करी थी इन चीज़ों के लिए। इसके बाद अगर अब हम बात करते भाई लेटर कॉलोनियल पीरियड की, तो यहाँ पर अब रीजनल एनालिसिस होने लगा। भाई अब लोगों को लगा कि ऐसा नहीं है कि हमने एक कोई चीज़ पढ़ ली और बस बैठ गए, हमें डीप में घुसना पड़ेगा, एक एक चीज़ों को समझना पड़ेगा। और इनका कहना था कि भाई
जो रीजन है ये एज अ पार्ट किसके हैं, ये पूरे अर्थ के पार्ट हैं। तो अगर हम एक एक रीजन को पढ़ लेते हैं अच्छे, तो अर्थ की पूरी जानकारी तो हमें ऐसे ही हो जाएगी। तो एक नया कॉन्सेप्ट है पूरा आया। तो यहाँ पर एक एक रीजन की पढ़ाई करी जाती है, जिसमें अगर हम सब चीज़ों को बारीकी से पढ़ लेंगे तो हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ होल तो अपने आप हो ही जाएगी। तो ये मेन यहाँ पर हुआ। इसके बाद 1930s थ्रू द इंटर वॉर पीरियड। अब इस पीरियड में क्या हुआ, एरियल डिफ्रेंशिएशन हुआ। अब यहाँ पर मेनली यूनिकनेस देखी जा रही थी रीजन की, भाई कौन सा ऐसा रीजन है जो एकदम यूनिक है, और देखा जा रहा था कि क्यों और कैसे ये रीजन, मतलब ऐसा क्या है इसमें जो इसको दूसरी चीजों से अलग बना रहा है। तो एक अलग चीज हमको अब इस पीरियड में देखने मिल रही थी। तो आपको समझ में आ रहा होगा यार अलग अलग समय कैसी अप्रोचेस आई और उस समय के फीचर क्या थे। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ऐसी अप्रोचेस आपसे पूछी जा सकती है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। इसके बाद लेट 1950s टू द लेट 1960s, तो यहाँ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन की भाई अप्रोच आई। अब यहाँ पर भाई कंप्यूटर्स यूज होने लगे, बहुत ही एडवांस एकदम स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज होने लगे, लॉ ऑफ फिजिक्स बहुत ज़्यादा यूज हो रहा था ह्यूमन फिनोमिना को एनालाइज करने के लिए, मैपिंग करने के लिए। इस फेज को बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन फेज, इसको बोलते हैं, मतलब मेनली हम टूल्स के लॉस का यहाँ पर यूज कर रहे थे। इस फेज का मेन ऑब्जेक्टिव था कि भाई जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं इनको कैसे इसके पैटर्न को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये पूरा यहाँ पर काम चल रहा था। इसके आखिरी की दो बची है, उनको पढ़ लेते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 1970s की, तो यहाँ पर अप्रोचेस क्या आई, इमरजेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल्स। इनके बारे में आगे एक बॉक्स में और दिया, वो हम पढ़ेंगे। तो अब मेनली क्या हुआ भाई, जो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन था अब उसको लोग मना करने लगे, लोगों को उसका तरीका पसंद नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर नए 3 स्कूल्स ऑफ थॉट आए। अब इसके बारे में हम आगे पूरा देखेंगे भाई ये क्या होता है। तो जब ये स्कूल ऑफ थॉट्स आए भाई, जब ह्यूमन ज्योग्राफी थी ना, ये सोशियो पॉलिटिकल वे में भी मोर रिलेवेंट हो गई। अब हमें सोशल पॉलिटिकल रियलिटी दिख रही थी इन स्कूलों के बाद। अभी नीचे बॉक्स आएगा तो से अपन और इसको पूरा क्लियर करेंगे। फिर आखिरी में 1990s में पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी आया। तो अब क्या हुआ भाई, पहले क्या होता था, एकदम जनरल स्टेटमेंट आ जाती थी, जनरल थ्योरी आ जाती थी, उनको पूरे यूनिवर्स में लगा दिया जाता था। बड़ी बड़ी जो पास्ट में चीजें एक जगह पर पूरी रिसर्च कर ली, जैसे हमने देखा, उससे पूरी चीजों पर कंक्लूजन निकाल दिया जाता था। अब यहां पर क्या बात करना चालू हुई भाई कि ऐसा नहीं चलेगा, इस पर क्वेश्चन मार्क आया। बोला गया हमें छोटे से छोटे लेवल पर रिसर्च करना पड़ेगा और फिर हमें चीजें देखना पड़ेंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ह्यूमन कंडीशंस को पुरानी कोई जनरलाइज वे में जो चीजें चल रही उनके बेसिस पर निकाल दिया। एक एक बारीकी से पढ़ाई हो रही थी और हर जगह में अलग अलग जो चेंजेस देख रहे थे उनको ऑब्जर्व किया जा रहा था। तो अब ये चीजें देखी जा रही थी, बोला जा रहा था भाई हर जगह की अपनी इंपॉर्टेंस है, उस हिसाब से हमें उसको डील करना पड़ेगा। तो ये पूरा हमें देखने को मिलता है, इसको एक बार अच्छे से कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट आता है। अब इसके बाद भाई स्कूल ऑफ थॉट। सबसे पहले स्कूल ऑफ थॉट का मीनिंग क्या होता है? स्कूल ऑफ थॉट का सिंपल मीनिंग बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल हो गया जो सिमिलर ओपिनियन रखते हैं, सिमिलर उनके थॉट प्रोसेस होता है, उनको एक स्कूल ऑफ थॉट हम बोल देते हैं। मतलब इनकी अपनी एक अप्रोच होती है, तो इनका एक स्कूल ऑफ थॉट आप बोल सकते हैं। जैसे अगर अपन 10 लोग मिल गए, अपन किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में सेम सोच रखते हैं, तो अपना एक स्कूल ऑफ थॉट आप बोल सकते हैं। तो 3 टाइप के यहाँ स्कूल ऑफ थॉट आए, उनके बारे में देखते हैं कि भाई इन लोग किस तरीके से ह्यूमन ज्योग्राफी की स्टडी करते थे। तो पहला आता है वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो भाई ये मेनली किससे कंसर्न रहता था, ये सोशल वेलबींग ऑफ द पीपल पर पूरा ध्यान देता था। जैसे हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, इन पर इन लोग पूरा ध्यान देते थे। अगर ज्योग्राफर्स की बात करते तो इन्हें पेपर भी निकाल देते जो पोस्ट ग्रेजुएट करिकुलम में है, जैसे कि ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, मतलब पूरा सोशल वेलबींग पर ये फोकस करते थे। आप गूगल करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। उसके अगर दूसरे की हम बात करते हैं तो रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट, ये एक मार्क्सियन थ्योरी पर पूरा था भाई, जहां पर मेनली पॉवर्टी, डेप्रीवेशन और सोशल इनइक्वालिटी की बात करने लगे थे। यहाँ पर इन चीज़ों की पढ़ाई हो रही थी। फिर बोला जाता जितनी भी कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम है उनका रिलेशन देख रहे थे कैपिटलिज्म के डेवलपमेंट से। मतलब ये सब टॉपिक पर अब बात हो रही थी, इन पर मेनली रिसर्च हो रही थी। उसके बाद फिर बिहेवियरल स्कूल की अगर हम बात करते हैं तो इसने अपना पूरा ध्यान दिया लिव्ड एक्सपीरियंसेस पर, मतलब जैसे एक्सपीरियंसेस हुए। फिर इसका मेन फोकस सोशल कैटेगरीज पर आया, जैसे एथनिसिटी, रेस, रिलीजन, इन पर ध्यान देकर इसने पढ़ाई करना चालू किया। तो अलग अलग समय पर अलग अलग स्कूल रहे हैं, कई बार साथ में अलग अलग स्कूल आ गए कि एक ही समय पे अलग अलग सोच रख रहे हैं लोग। तो ये सबकी अपनी अपनी सोच रही, जो जिस एटमॉस्फेयर में रहा, उससे जैसा प्रोसेस डेवलप किया उस हिसाब से सबने अपनी सोच कर ली थी। तो ये पूरा हमारा स्कूल ऑफ थॉट का आता है। इसके बाद अगला टॉपिक देख लेते हैं, फील्ड्स एंड सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। लास्ट टॉपिक है हमारा। तो अगर भाई हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि ये ट्राई करता है एक रिलेशनशिप बताने का ह्यूमन लाइफ के जितने भी एलिमेंट्स हैं और कहाँ पर और कैसे वो होते हैं, किस समय पर होते हैं, पूरे इन टॉपिक्स पर हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी फोकस करता है। तो भाई अगर हम बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की, अज्यूम करके चलता है कि एकदम ये हाईली इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का, एकदम डिसिप्लिन नेचर का ही चलता है। तो मेनली हमें देखने को मिलता है ज्योग्राफी का, इसका ना क्लोज इंटर
इंटरफेस, मतलब एक क्लोज लिंक टाइप का हमें देखने मिल जाता है अदर सिस्टर डिसिप्लिन से। मतलब जो और ब्रांचेस है हमारी सोशल साइंस की, उन ब्रांचेस से हमें एक लिंक देखने मिल जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी का। मतलब अगर आप ह्यूमन ज्योग्राफी कोई सब फील्ड पढ़ रहे हैं तो हो सकता है उसी सब फील्ड के कोई मिलते जुलते टॉपिक आपको कोई और इसके सोशल साइंस के सिस्टर ग्रुप में मिल जाए। आगे हम देखेंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। तो ये चीजें हमें पूरी देखने को मिलती हैं, और इसकी मदद से क्या होता है, हमें जो हमारे ह्यूमन एलिमेंट्स हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये और अच्छे से समझ में आने लगते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है कि भाई ये इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का है, और साथ ही साथ ये अदर सिस्टर डिसिप्लिन के साथ एक इंटरफेस, क्लोज इंटरफेस बनाकर चलता है, ये हमें देखने को मिलता है। तो मेनली इसका रीजन क्या है, भाई हमें एक इंटरफेस बनाने की जरूरत क्या पड़ी। तो हुआ क्या, जैसे जैसे नॉलेज हमारे में एक्सपांशन हुआ, हमारे नॉलेज जैसे जैसे हमारा बढ़ा, तो बहुत सारी सब फील्ड बनती गई। अरे इसके अंदर ये भी होता है, इसके अंदर ये भी होता है, सब फील्ड आती गई। तो जब सब फील्ड आई तो भाई ह्यूमन ज्योग्राफी में भी यही हुआ, इसकी भी बहुत सारी सब फील्ड आने लगी। तो सब फील्ड आया तो भाई इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन बैठने लगा सोशल साइंस के दूसरे डिसिप्लिन के साथ। तो वो हम पूरा देखते हैं। ये टेबल आप शॉर्ट में देख लीजिए, इससे भी एमसीक्यू आ सकते हैं, क्वेश्चन भी आ सकते हैं, सब फील्ड बताइए, तो इसको देख लीजिए। इसको मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले भाई फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, कि ह्यूमन ज्योग्राफी की कितनी फील्ड होती है। याद रखिएगा, सोशल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये होती है ह्यूमन ज्योग्राफी की फील्ड। अब इन फील्ड की भी सब फील्ड होती है, जैसे आप देखिए सोशल ज्योग्राफी की सब फील्ड दी हुई है, बिहेवियरल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग एक्सेट्रा दी हुई है। अर्बन ज्योग्राफी की कोई भी सब फील्ड नहीं होती है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी की इलेक्टोरल, मिलिट्री होती है, ऐसे करके सबकी सब फील्ड है, कुछ में होती है कुछ में नहीं होती है। जैसे आपको अगर बोर्ड में क्वेश्चन आ गया सोशल ज्योग्राफी की सब फील्ड बताओ, तो आपको बताना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया अर्बन ज्योग्राफी की सब फील्ड बताओ, तो आपको लिखना पड़ेगा भाई इसकी कोई भी सब फील्ड नहीं है। तो ये हमें देखने को मिलता है। अब अगर इसके बाद हम बात करते हैं फिर इंटरफेस विद सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंसेस। भाई मतलब हमें जो ह्यूमन ज्योग्राफी की फील्ड है या सब फील्ड है, इनका क्या इंटरफेस देखने को मिलता है बाकी सोशल साइंसेस के साथ, मतलब क्या एक लिंक देखने को मिलता है। सिंपल मतलब इसका ये बोल सकते हैं भाई एक दो सब्जेक्ट है, दोनों किसी पर्टिकुलर एक फील्ड में काम कर रहे हैं, भले ही अलग अलग अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन एक लिंक हमें देखने को मिल जाता है। तो ये हम पूरा देखेंगे। तो देखिए इसमें सिंपल बात यह है कि सोशल ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो इतनी सारी सब फील्ड आती हैं और फिर इतने सारे इंटरफेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं भाई कल्चरल ज्योग्राफी की, तो ये आपको कहां पर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी में देखने को मिल जाएगा। नीचे देख लीजिए अगर हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी की सब फील्ड की बात करते हैं तो ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर हमको कहां देखने को मिल जाएगा, एग्रीकल्चर साइंसेस में देखने को मिल जाएगा। ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज हमें कहां देखने को मिल जाएगा, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे लिंक हमें देखने को मिलते हैं। फिर कई बार जैसे अगर हम बात करें अर्बन ज्योग्राफी की, तो भाई इसकी कोई सब फील्ड नहीं है, तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे हो गया है, अर्बन स्टडीज एंड प्लानिंग, मतलब अपने आप एक सिस्टर डिसिप्लिन के साथ सीधा कनेक्शन हो गया है। और इसके बाद जैसे अगर सोशल ज्योग्राफी का आप देखते हैं तो स्टार्टिंग में डैश लगा दिया गया है और सामने लिख दिया गया सोशल साइंसेस सोशियोलॉजी, मतलब सोशल ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा कनेक्शन हमको सीधा देखने मिलता है सोशियोलॉजी से। मतलब इसकी कोई सब फील्ड का नहीं, डायरेक्ट इसका कनेक्शन हमको सोशियोलॉजी से देखने को मिलता है। बाकी सब फील्ड का कनेक्शन उनके आगे दिया हुआ है, जैसे बिहेवियरल ज्योग्राफी साइकोलॉजी से कनेक्शन है, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग वेलफेयर इकोनॉमिक्स के साथ कनेक्शन है। तो सब फील्ड का कनेक्शन भी दिया हुआ है और डायरेक्ट कनेक्शन भी दिया हुआ है, तो हमें देखना पड़ेगा। जैसे अगर हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी का देखते हैं तो भाई ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज का रिसोर्स इकोनॉमिक्स के साथ कनेक्शन है, लेकिन पूरा इकोनॉमिक ज्योग्राफी का किसके साथ कनेक्शन देखने को मिल जाता है, इकोनॉमिक के सामने। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर डैश लगा है इसका मतलब एक डायरेक्ट लिंक की बात करी गई, और अगर डैश नहीं है सीधे नाम दिया हुआ है तो सब फील्ड के लिंक की यहाँ पर बात करी गई है। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया जिसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस टेबल को आपको अच्छे से कर लेना है। अगर आप इस टेबल को अच्छे से कर लोगे तो आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसको एक बार अच्छे से देख लेना है, तो समझाने का कुछ नहीं है इसलिए मैं आपको ये नहीं समझा रहा हूँ। इसके बाद अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई जो लिस्ट है बहुत लार्ज और कॉम्प्रिहेंसिव ये है। मतलब हमें देखने को मिलता है ह्यूमन ज्योग्राफी कितना बड़ा है, कितनी सारी सब फील्ड है, उसकी सब फील्ड कई बार ओवरलैप भी एक दूसरे को कर जाती हैं। तो अगर इस बुक की बात करते हैं तो इस बुक में पूरा हम यही देखेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी के पूरे डिफरेंट एस्पेक्ट की हम बात करेंगे, सबको कवर करने का ट्राई करेंगे। आई होप आपको इसमें पूरा मजा आएगा। आगे बहुत सारी एक्टिविटी बुक में दी हुई है, उनको आप देखेंगे तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यार इसी के साथ हमारा प्यारा सा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी डाउट बच जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय।